दोस्तों नमस्कार। आपका पुनः हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 परीक्षा तिथि 21 मई 2016 देखने जा रहे हैं, तो व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में शिशु किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो है सूरजमुखी फूल गुच्छे में। अंधेरे में कविता में शिशु सूरजमुखी फूल गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। गजानन माधव मुक्तबोध की कविता अंधेरे में उनके काव्य संकलन चांद का मुठभेड़ा में संकलित है। इस कविता में कवि ने देश की आज़ादी से पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति का चित्र बड़ी गहरी अनुभूति के साथ किया है। इस कविता में दो रक्तलोक स्नात पुरुष हैं। पहला वह जो जिंदगी के अंधेरे में चक्कर लगा रहा है, और दूसरा वह जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर आने के लिए सांकल बजा रहा है। यहाँ अंधेरा सामाजिक अव्यवस्था, मानस पर छाई अमूर्त छायाओं तथा व्यक्तित्व की परतों पर बिछे स्याह कागज का प्रतीक है। मुक्तबोध की यह सबसे लंबी कविता है जो 8 खंडों में विभक्त है। हिंदी संकर शब्द गाड़ी में है। अरबी हिंदी के शब्द। हिंदी संकर शब्द मालगाड़ी में अरबी हिंदी के शब्द हैं। संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे घड़ी साज, घोड़ा सवार घुड़सवार, चालबाज चालबाज, मच्छरदान मच्छरदानी, राजमहल राजमहल, मोमबत्ती मोमबत्ती, तीन माही तिमाही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली है? चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। हिंदी रीत काल के आचार्य कवि चिंतामणि का महत्व इस दृष्टि से सर्वाधिक है कि उन्होंने अपने से पूर्व केशव की उस अलंकारिक परंपरा पर पद्धति को छोड़कर भामा और दंडी आदि को लेकर चले। मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि पर पल्ला पकड़ा, जिसका अनुमान सैकड़ों प्रवृत्ति रीत का विचार्यों कवियों ने किया है। इसीलिए हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा रीत काव्य का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि से ही मानते हैं। चिंतामणि की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है तथा मधुरता, ललित और अनुप्रासमयता कवि के भाषा शैली के प्रमुख गुण हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंद विचार पिंगल, रामायण, रस विलास, श्रृंगार मंजरी तथा कृष्णचरित आदि। मित्रों मरजानी किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास। मित्रों मरजानी उपन्यास विधा की रचना है। मित्रों मरजानी कृष्णशोभिती का हिंदी में लिखा एक ऐसा उपन्यास है जो अपने अनूठे कथा शिल्प के कारण हमेशा ही चर्चा में रहा। इस उपन्यास की नायिका मित्रों का मुंहजोर और सहजोर चरित्र बेहद विशिष्ट, सहज और अनूठा है। मित्रों के जीवनगत जरूरतों और दैहिक पारिवारिक सामाजिक वास्तविकता को कृष्णशोभिती ने इसी सम्मोहक शैली में प्रस्तुत किया है कि जिसकी मिसाल हिंदी में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिली है। कृष्णशोभिती की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगीनामा 1979, दिलोदानिश 1993, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से हिंदुस्तान 2017, कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1980, लंबी कहानी आख्यायिका उपन्यास डार से बिछड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968, एक लड़की 1991। कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिकता है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावनात्मिकता है। कविता क्या है? निबंध के माध्यम से लेखक रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभावों मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे
मनोभावों को उच्छ्वासित करके जीवन में एक नया प्रकाश डाल देती है और सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय करती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता बन जाता है। क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है। क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक है। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। क्रोचे का अभिनयवाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय में क्रोचे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है जो सूक्ष्म भी है। क्रोचे के समझ सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। क्रोचे की प्रमुख रचनाएं और प्रकाशन वर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद और मार्क्सवाद का अर्थशास्त्र 1900 ईस्वी, अभिव्यक्ति के विज्ञान के रूप में सौंदर्य मीमांसा तथा सामान्य भाषा विज्ञान 1902, व्यवहार का दर्शन 1913, साहित्य लेखन सिद्धांत और इतिहास 1917, सौंदर्य मीमांसा का सार 1920, दांते का काव्य 1921, 1971 से 1915 तक इटली का इतिहास 1916, कविता 1936, हेगेल की जांच परख 1952, किंसुक सुमन जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। उपयुक्त काम पंक्तियों में किस अलंकार से उपजा चमत्कार है तो भ्रांतिमान। उपयुक्त पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। जब उपमेय को भ्रमवत उपमान समझ लिया जाता है अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है तब वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान सिर पर सापिन लूटी। अलंकारों का विवरण है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। ठीक, भट्टनायक के ग्रंथ का क्या नाम है? हृदय दर्पण। भट्टनायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण नाम है जो 10वीं सदी के मध्यकाल का है। इन्होंने हृदय दर्पण ग्रंथ की रचना ध्वनि के खंडन के लिए की थी। भरत मुनि ने रस सूत्र में भट्टनायक तृतीय व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद एवं भोगवाद है। नदी के द्वीप कविता में भूखंड को पितर कहा गया है। नदी के द्वीप कविता में भूखंड को पितर कहा गया है। नदी के द्वीप कविता में कवि कहता है कि हम द्वीप हैं, यह कोई अभिशाप नहीं है या भाग्य है। भाग्य के अनुसार ही हम समाज के भाग्य हैं। जिस प्रकार द्वीप नदी का पुत्र है उसकी गोद में बैठा है, नदी द्वीप के विशाल जमीन से मिलती है, वह द्वीप का पूर्वज है। उसी प्रकार व्यक्ति समाज का पुत्र है, वह समाज की गोद में बैठा है। समाज व्यक्ति को परंपराओं से मिलता है और वह परंपरा व्यक्ति के पूर्वज है, निरंतर चलती आ रही है और व्यक्ति को सभ्य बनाती है। नदी के द्वीप कविता के रचयिता अज्ञेय जी हैं, जिसका प्रकाशन सन 1951 में हुआ। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उपन्यासकार का सही गुण क्या है? कामिनी काय कांतारे महेश कटारे। कामिनी काय कांतारे महेश कटारे। उपन्यास एवं उपन्यासों का सही गुण है कामिनी काय कटारे महेश कटारे। नकोहस पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ। 17 रानडे रोड रविंद्र कालिया। अनियारे तलछट में चमका अल्पना मिश्र। निम्नलिखित में से दिए गए उपन्यासों की अन्य रचनाएं उपन्यास और रचनाएं महेश कटारे कहानी संग्रह है। इति कथा अथ कथा समरशेष छछिया भर छाछ मेरी प्रिय कथाएं गोद में गांव पार आदि। नाटक है अंधेरे युगांत के। उपन्यास है कामिनी काय कतारे। पुरुषोत्तम अग्रवाल। अकथ कहानी प्रेम की। किया अनकिया
नाकोहस विचार का अंत, जिन ब्रह्म विचार और स्कोलेरिस की छाँव में संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध आदि। प्रदीप सौरभ, मुन्नी मोबाइल बाल कहानियों का संग्रह, पाप मान जाए प्लीज, रविंद्र कलिया, खुदा सही सलामत है, ABCD तथा 17 रानडे रोड आदि। अल्पना मिश्र, भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी, कैद और जंजीरें भी, स्याही में सुरखाव के पंख तथा अनिहारे तलछट में चमका आदि। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? गढ़ी प्रीत नैन जल भेई। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म गढ़ी प्रीत नैन जल भेई है। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दोहा और चौपाई में लिखे इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इस महाकाव्य की रचना सन 1947 हिजरी संवत 1940 में हुई थी। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृत, कला एवं साहित्य के विद्वान थे तथा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार थे। पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक उनकी कृति भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रसिद्ध कृति है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन। मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र है बलदेव। मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र बलदेव है। मैला आंचल उपन्यास में बलदेव कहता है, जात बहुत बड़ी चीज़ है। जात की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं। यही तो राजनीति है। मैला आंचल फैशन नाथरेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। इस उपन्यास का कथानक नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े गांव मोरीगंज बिहार के पूर्णिया जिले की कथा है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ था। इस उपन्यास के पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमली विश्वनाथ है और कालीचरण, बलदेव, बावन दास, लक्ष्मी तथा ज्योतखी। अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए परिचय के वर्णन में रूपक का उपयोग किया गया है। अंधेरे में कविता में गुप्त शक्ति द्वारा दिए गए परिचय के वर्णन में रूपक का प्रयोग किया गया है। अंधेरे में कविता के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। रूपक अलंकार की पहचान। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप एवं दोनों में अभिन्नता है। निम्नलिखित में से क्या क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है? यह है प्रज्ञात्मक ज्ञान। प्रज्ञात्मक ज्ञान क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है। क्रोचे इटली का आत्मवादी दार्शनिक था। उसने अनेकानेक विषयों पर लिखा जिसमें दर्शन, साहित्य, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख है। वह उदारवादी विचारक था किंतु उसने मुक्त व्यापार का विरोध किया। नोट: विस्तृत व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 6 का अध्ययन करें। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा भावों का परिष्कार के अर्थ में होती है। काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा भावों के परिष्कार के अर्थ में होती है। विरेचन सिद्धांत द्वारा अरस्तु ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। विरेचन में भावात्मक विभ्रांति ही नहीं होती है, भावात्मक परिष्कार में होता है। इस तरह अरस्तु ने कला और काव्य को प्रशंसनीय और रक्षणीय सिद्ध किया है। अरस्तु ने विरेचन शब्द भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद से लिया है जिसका अर्थ है रेचक औषध के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि एवं पंचकर्मों से एक है। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा रोगों के उपचार के लिए विरेचन सर्वोत्तम चिकित्सा है। आधे अधूरे में महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं करती है? हर आदमी एक जैसा नहीं है, ये नहीं करती। क्या क्या करती है? दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज़ है। अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास, पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में हर आदमी एक जैसा
है कथन सावित्री द्वारा नहीं कहा गया है, जबकि अन्य सभी कथन सावित्री द्वारा महेंद्र नाथ के विषय में कहा गया है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे को प्रगतिशील नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही पुरुष चार पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष है महेंद्र नाथ, पुरुष सिंघानिया, पुरुष जगमोहन, पुरुष जुनेजा के रूप में चित्रित है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1973। कहानियाँ हैं इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जनावर और जनावर 1958, एक और ज़िंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, मलबे का मालिक 1967, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं, वे वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। तमस में यह कथन किसका है रिचर्ड का। उपयुक्त कथन तमस उपन्यास में रिचर्ड का है। तमस भीमसाहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1973 में हुआ था। तमस को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पास बिकता का जो नंगा नाच इस देश में नचाया गया था, उसका अंतरंग भीमसाहनी ने तमस उपन्यास में किया। तमस उपन्यास के पात्र निथु बख्शी जी, अजीज मास्टर और रामदास मेहता, अजीत सिंह, देशराज शकर और कश्मीरी लाल, जरनैल देवदत्त और लीजा, रिचर्ड, हकीम जी, सरदार जी और मौला दादा, हयात बख्श, लक्ष्मी नारायण आदि। यह दीप अकेला कविता में दीप को शक्ति नहीं कहा गया है। यह दीप अकेला कविता में दीप को शक्ति नहीं कहा गया है। यह दीप अकेला है परंतु स्नेह से भरा हुआ है, जिसके कारण उसमें गर्व है अथवा गर्व से भरा हुआ है, और उसका यह गर्व उसकी पूर्णता की अपूर्णता को दर्शाता है। कवि चाहता है कि उसे उसी प्रकार के अन्य दीपों की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, तभी उसे सामूहिकता की शक्ति का बोध होगा तथा अपनी अपूर्णता का ज्ञान होगा। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञे द्वारा रचित है। अज्ञे एक मानवविश्लेषणवादी तथा व्यक्तिवादी कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव मन की कुंठाओं तथा वासनाओं का वर्णन किया है। यह कविता अज्ञे के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। महिला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतिकार से युक्त है, तो है बावन दास की हत्या होना। महिला आंचल में बावन दास की हत्या की घटना प्रतिकार से युक्त है। फणीश्वर नाथ रेणु का महिला आंचल उपन्यास वस्तु और शिल्प दोनों स्तरों का पर सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखलाया गया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका नायक कोई व्यक्ति पुरुष महिला नहीं, पूरा का पूरा अंचल ही इसका नायक है। प्रेमचंद के बाद फणीश्वर नाथ रेणु ने महिला आंचल उपन्यास में गांव को नए सौंदर्यबोध और रागात्मकता के साथ चित्रित किया है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड में नक्शिक वर्णन नहीं है। पद्मावत में नागमती वियोग खंड में नक्शिक वर्णन नहीं है। जायसी ने एक माह के क्रम में नागमती वियोग खंड व्यथा का सजीव चित्रण किया है। संयोग के समय में जो प्रेम सृष्टि के संपूर्ण उपकरणों के आनंद का संचय होता करता है, वियोग के छोड़ा में वही उसमें दुख का संग्रह करता है। जायसी का विरहकुल हृदय की ज्ञान अनुभूति का सर्वाधिक मार्मिक चित्रण नागमती के विरह वर्णन से प्राप्त होता है। साहित्य में नक्शिक वर्णन उस वर्णन को कहा जाता है जिसमें किसी देवी देवता या फिर नायक नायिका नख से सिख तक, नीचे से ऊपर तक सौंदर्य का वर्णन किया हो। विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो है फांस। विदर्भ के किसानों के जीवन पर आधारित उपन्यास फांस है। फांस उपन्यास के जनक संजीव द्वारा लिखा गया यह उपन्यास किसान हत्या पर केंद्रित अनेक वर्षों के शोध का परिणाम है। यह उपन्यास खतरे की घंटी भी है और आत्महत्या के विरुद्ध दृढ़ आत्मबल प्रदान करने वाली चेतना एवं संजीव
एवं जमीनी संजीवनी का संकल्प भी है। फांस उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के गांव बनगांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया है। आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीछे जाने का क्या कारण है? जगमोहन से अपेक्षा पूरी न होना। आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण जगमोहन से अपेक्षा पूरी न होना। यह नाटक विधा की रचना इसके लेखक मोहन राकेश हैं। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली के फरवरी सन 1969 में मंचन हुआ था। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सन 1969 के 3 अंकों में प्रकाशित हुआ। यह मध्यमवर्गीय परिवार और जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यमवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। तमस उपन्यास का कौन सा पात्र जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो है रणवीर। तमस उपन्यास का पात्र रणवीर है जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तमस उपन्यास भीमसाहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1973 में हुआ था। भीमसाहनी इस उपन्यास के साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे। तमस उपन्यास को सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तमस उपन्यास उस अंधकार द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। गोपाल राय ने कहा है कि इस विकल्प की सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं। दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक हत्यारे, इंटरव्यू। दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक हत्यारे एवं इंटरव्यू सभी कहानियाँ अमरकांत की हैं। कहानियाँ अमरकांत द्वारा लिखी गई हैं। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। विकल्प में दिए गए अन्य प्रमुख कहानियाँ एवं लेखकों का विवरण इस प्रकार है। निर्मल वर्मा, परिंदे 1959, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीज बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1976, सूखा 1995 आदि। उदय प्रकाश और अंत में प्रार्थना, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा तथा तिरिश आदि। शेखर जोशी, दाजू, कोशी का घटवार, बदबू, मेंटल, 7 के लोग, हलवाहा और नारंगी बीमार है, मेरा पहाड़, डांगरी वाला, बच्चे का सपना, आदमी का डर, एक पेड़ की याद आदि। ज्ञान रंजन, घंटा, बहिर्गमन, भैंस के इधर और उधर, अनुभव, अमरूद के पेड़, छलांग, पिता, रचना प्रक्रिया तथा हास्यरस आदि। भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया, चीप की दावत, वांगचू, झूमर, खून का रिश्ता, ओ हरामजादे, चीले, 2 गौरैया, मरने से पहले, माता विमाता, साग मीट आदि। भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? तो है ईमान। भूल गलती कविता में ईमान को कैद करके लाया जाता है। यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रची गई है। इनकी अन्य कविताएं हैं तो ब्रह्मराक्षस, अंतःकरण का आयतन तथा अंधेरे में। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व जटिल है। उनकी कविताओं में संवेदना के संश्लिष्ट रूप दृष्टिगोचर होते हैं। मुक्तिबोध ने अपनी संवेदना और ज्ञान के अनुसार विशिष्ट काव्य शिल्प का निर्माण किया। फैंटेसी का सार्थक उपयोग मुक्तिबोध की कविताओं में ही देखने को मिलता है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग कर अपने काव्य को प्रभावशाली बना दिया है। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं को छंद के बंधन से नहीं बांधा है। उनके काव्य को भावों का सहज प्रयोग है। राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहता है? तो जम्बवान। राम की शक्ति पूजा में राम की शक्ति पूजा और राम की शक्ति को मौलिक कल्पना करने के लिए जम्बवान कहते हैं।
यह रचना 1936 में अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के भाव तथा शैली में महाकाव्यात्मक औदात पाया जाता है। राम की अव्यथ वारों की मार से विकल वानर सेना को देखकर राम की व्याकुल मनोस्थिति का सबसे इसमें बहुत ही मनोवैज्ञानिक तथा प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। यह एक अलंकृत विधान रचना है। अलंकृत का संभार वीर रस के पोषक के रूप में आया है। कवि की नवीन कल्पना तथा मनोवैज्ञानिकता के पुट ने इन्हें पूर्णतः आधुनिकता के अनुकूल बना दिया है। अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई पर सहज हो जाती है। पंडिताई पर जीवन का अंग सहज बन जाने पर सहज हो जाती है। अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई जीवन का अंग बन जाने पर सहज बन जाती है। इस निबंध के लेखक हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत पुष्प और लाल पुष्प, है ना। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध एवं निबंध संग्रह। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और तर्क 1957, विचार और प्रवाह 1959, कुटज 1964 तथा आलोक पर्व 1972। निबंध विश्व के दंत, कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, वर्ष, घनपथ से घनश्याम तक तथा घर जोड़ने की माया आदि। निम्नलिखित परिणामवाचक क्रिया विशेषणों में से कौन सा पर्याप्तिक वाचक है? तो वो है काफ़ी। दिए गए विकल्पों में से परिणामवाचक क्रिया विशेषणों में काफ़ी पर्याप्तवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हुए, अर्थात जिस शब्द में क्रिया की विशेषता का पता चलता है उस शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण चार भेद हैं। कलावाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया शब्दों से किसी कार्य के संपन्न होने का समय ज्ञात होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अब, तक, सदा, तभी, तत्काल आदि। अब देखें रीतकालीन क्रिया विशेषण, जैसे अभिकारी, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने वाली जगह का बोध कराते हैं, वहाँ अर्थात जहाँ क्रिया हो रही है उस जगह का ज्ञान कराने वाले शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, जहाँ, वहाँ आदि। परिणामवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के परिणाम तथा उनकी मात्रा संख्या में बताते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे घोड़ा, अल्प, प्रभुता इत्यादि। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन स्तुतिपरक पद में तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए किस एक ही उपमान का प्रयोग किया है? तो है कमल का। उपरोक्त पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए कमल उपमान का प्रयोग किया है। सभी शब्दों के लिए कमल का पर्यायवाची शब्द कंज का प्रयोग किया है। जब किसी अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर किसी नाम से जानना उपमान कहलाता है। जैसे किसी को मालूम है कि नीलगाय गाय जैसी होती है, कभी जंगल में गाय पशु देखकर समझ लेना कि यही नीलगाय है। यह गाय के ज्ञान से हुआ है, किंतु शब्द ज्ञान में इसके भेद हैं। शब्द ज्ञान में शब्द सुनकर बोध होता है, उपमान में समानता से बोध होता है और न्यायशास्त्र में इसे अलग प्रमाण माना गया है, किंतु बौद्ध वैशेषिक आदि दर्शन इसे अनुमान के अंतर्गत मानते हैं। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो है पीसेल। अपभ्रंश का पाणिनि पीसेल को कहा जाता है। डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने पीसेल को अपभ्रंश का पाणिनि तथा हेमचंद्र को प्रकृत का पाणिनि माना है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले
उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा समय लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के माध्यम से ही अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थित है। अंधयुग में घृणा का कालिया नाग किसे कहा गया है? तो अश्वत्थामा को। अंधयुग में घृणा का कालिया नाग अश्वत्थामा को कहा गया है। अंधयुग एक गीत नाट्य है जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इसमें कुल 5 अंक है। यह महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। अंधयुग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। विनय पत्रिका में चित्रकूट के लिए रूपक योजक वृक्ष की है। विनय पत्रिका में चित्रकूट के लिए रूपक योजक वृक्ष की है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राग नियमावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत है तथा इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। विनय पत्रिका आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है। विनय पत्रिका में सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्योत्तर वाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व मेघदूत का है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्योत्तर वाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व मेघदूत का है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह निबंध कविता क्या है? चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में अन्य संकलित निबंध है तो श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, लज्जा तथा ग्लानि आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि के निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं जिनमें मित्रता, अध्ययन आदि निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध हैं। क्या प्लेटो की मान्यता नहीं है? तो है कला प्रकृति के छोटे अंशों का अनुकरण करती है। कला प्रकृति के छोटे अंशों का अनुकरण करती है, यह प्लेटो की मान्यता नहीं है। प्लेटो की अन्य मान्यताएं हैं तो प्लेटो का कहना है कि काव्य में देवों तथा वीरों का चरित्र आदर्श नहीं है। होमर और हेसिओद के काव्यों में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों और श्रोताओं के मन में वीरता की जगह भय का संचार करती है। काव्य में भोग विलास की कामना उत्तेजित करने वाले उत्सवों का निषेध है। काव्य में अगर सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा तो नैतिकता कैसे टिकेगी? कोमल बुद्धि बालकों और नवयुवकों पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ेगा। काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। काव्य दैवीय शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। रचनाकार काव्य करते वक्त अपने वंश में नहीं रहता। कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि वह अन्योक्ति है, किंतु बालक व नवयुवक में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वह अन्योक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार कौन हैं? है अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव गुप्त हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन कृत काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। आचार्य आनंदवर्धन काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। अभिनव गुप्त तंत्र शास्त्र, साहित्य और दर्शन के प्रौढ़ आचार्य थे। उन्होंने इन 3 विषयों पर 50 से ज़्यादा मौलिक ग्रंथों, टीकाओं तथा स्रोतों का निर्माण किया है। अभिरुचि के आधार पर इनका सुदीर्घ जीवन 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है: तांत्रिक काल, अलंकारिक काल और दार्शनिक काल। तांत्रिक काल, अलंकारिक काल और दार्शनिक काल। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक अनुवादक का उद्देश्य था कि उसमें हिंदीवी छुट और हिंदी बोली का पुट ना मिले? रानी केतकी की कहानी। आचार्य उपयुक्त विकल्पों में से रानी केतकी की कहानी के लेखक अनुवादक का उद्देश्य था कि इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। इसके रानी केतकी की कहानी रचनाकार इंशा अल्लाह खां। इसके पूर्व के हिंदी
साहित्य पर इसके साहित्य लेखन पर ब्रज तथा अवधी भाषा का प्रभाव है, जिसकी वजह से प्रारंभिक गद्य हिंदी खड़ी बोली का असर स्पष्ट दिखाई देता है। रानी केतकी की कहानी पर भी यह प्रभाव देखा जा सकता है। इस कहानी में कविता और दोहा जगह जगह पर अपना स्थान बनाते हैं और भाषा में ब्रज भाषा का पुट है। इंशाअल्लाह खां हिंदी साहित्य और उर्दू कवि थे। ये लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। उन्होंने दरिया-ए-लतफ़त नाम से उर्दू के प्रथम व्याकरण की रचना की है। भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों से अनुदित काव्य नाटक कौन सा है? भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से अनुदित नाटक कौन से हैं? कर्पूर मंजरी, विद्यासुंदर। भारतेंदु के नाटकों में कर्पूर मंजरी तथा विद्यासुंदर अनुदित नाटक है। भारतेंदु जी के अनुदित नाटकों का विवरण विद्यासुंदर 1868 संस्कृत और पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1973 व्यायोग कंचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875 राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का अनुवाद। भारत जननी 1877 बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, अयोग वियोग के रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की प्रशस्ति में कही गई हैं? तो है घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। उपरोक्त कविता घनानंद कवि की है। घनानंद रीतकालीन रीतमुक्त और काव्यधारा के शिखर पुरुष है। हिंदी साहित्य में घनानंद प्रेम के पीर कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। घनानंद को रस की साक्षात मूर्ति माना जाता है। इनका मुख्य श्रृंगार रस है। इसके काव्य में भाव पक्ष जितना उत्कृष्ट है, उसी के समान कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। अनुभूति की सत्यता, वेदना की गहराई तथा व्यथा की कसक उसके काव्य का प्राण है। तो भावों के अनुरूप चलने वाली उनकी भाषा उसके काव्य उसके कथ्य को और श्रेष्ठ बना देता है। घनानंद की रचनाएं सुजानहित, कृपाकर्ण, निबंध, वियोगवेल, इश्कलता, यमुना यश और प्रीतप्रवास, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, रस वसंत, अनुभव, चंद्रिका और रंग बधाई, प्रेम पद्धति और विषभानुपुर, सुषमा और गोकुल गीत आदि प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसकी कविताएं तारसप्तक में शामिल हैं? तो है प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर है। प्रभाकर माचवे तथा गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं तारसप्तक में शामिल हैं। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया है। मैला आंचल के उपयुक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? तो है विनोद की। उपयुक्त कथन मैला आंचल में विनोद की अभिव्यक्ति नहीं है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से जुड़ा उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इस उपन्यास में वहाँ के जीवन का उसमें वह स्वयं घनिष्ठ रूप से जुड़े थे अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। सन 1954 में प्रकाशित मैला आंचल उपन्यास की कथावस्तु बिहार राज्य के पूर्वी जिला के मोरीगंज की ग्रामीण जिंदगी से जुड़ा उपन्यास है। मैला आंचल का नायक एक डॉक्टर मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांवों को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है। डॉक्टर प्रशांत के अतिरिक्त कमली विश्वनाथ और काले चरण, बावन दास, लक्ष्मी तथा जोलखी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। किस विकल्प की सभी पुस्तकें एक ही कवि की हैं? युगधारा, तालाब की मछलियाँ, भूल जाओ पुराने सपने। युगधारा, तालाब की मछलियाँ, भूल जाओ पुराने सपने नागार्जुन की रचना है। विकल्प में दिए गए अन्य पुस्तकों के रचनाकार हैं। तो अज्ञे, आंगन के पार द्वार 1961, भगदूत 1933, चिंता 1942, इत्याला 1946, हरी घास का छड़वा 1949, इंद्रधनुष रौंदे हुए
1957। अरि ओ करुणामय प्रभा 1959। कितनी नामों में कितनी बार 1967। क्यों कि मैं उसे जानता हूँ 1970। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 आदि। केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं जो सिलाई तोड़ते हैं गुल मेहंदी पंख और पतवार है मेरी तुम जमुन जल तुम कहे केदार खरी खरी खुली आंखें खुले डैने मार प्यार की थापे आदि। त्रिलोचन उस जनपद का कवि हूँ 1981। अर्धान 1984। धरती 1954। गुलाब और बुलबुल 1956। दिगंत 1957। ताप के ताए हुए दिन 1980। शब्द 1980। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। चैती 1987 आदि। शमशेर बहादुर सिंह काल तुझसे होड़ है मेरी 1988। सुकून की तलाश 1998। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995। बात बोलेगी चुका नहीं हूँ मैं 1975। कितने पास अपने 1980। टूटी बिखरी हुई 1990। पवन करण स्त्री मेरे भीतर 2004। कहना नहीं आता 2012। अस्पताल के बाहर टेलीफोन 2009। कोट के बाजू पर बटन 2013। नरेश सक्सेना समुद्र पर हो रही है बारिश देखता हूँ अंधेरे में अंधेरा एक बिच भी बचा रहे दिमाग खाली पेट में। सूरदासकृत भ्रमर गीत में उद्धव की वाचालता नहीं है। सूरदासकृत भ्रमर गीत में उद्धव की वाचालता नहीं है। सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में गोपियों को कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। भ्रमर गीत में उद्धव एवं गोपियों के माध्यम से ज्ञान के प्रेम को आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। सूरदास ने भ्रमर गीत का प्रसंग श्रीमद्भागवत से लिया है। हिंदी में सर्वप्रथम सूरदास जी ने ही भ्रमर गीत की रचना की है और इसी कारण भ्रमर गीत की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा हुई है। सूरदास के आधार पर कहा जा सकता है कि भ्रमर गीत लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय तथा ज्ञान पर भक्त की विजय और प्रमाणिक करता है। चूँकि सूरदास के समय में ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठता को लेकर विवाद है, इसी कारण उन्होंने भ्रमर गीत में निर्गुण के तर्क और भाव का खंडन करते हुए सगुण का मंडन किया है। ज्ञान के समक्ष भक्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। सूर का भ्रमर गीत वैदग्ध्यता वचन वक्रता और उपालंब का काव्य है। अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्थवलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् निष्ण मनलंकृति। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के लेखक का है? चंद्रलोक। उपयुक्त कथन चंद्रलोक ग्रंथ का है जिसके लेखक जयदेव हैं। चंद्रलोक अलंकार शास्त्र है जिसमें 10 मयूख तथा 35 अनुष्टुप श्लोक हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि जयदेव ने काव्य को परिभाषित किया है जिसका भावार्थ है जिसे अंगीकार किया गया हो वही काव्य है। जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित थे। उनकी कृत गीत गोविंद को श्रीमद्भागवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया है। संस्कृत कवियों की परंपरा में भी वह अंतिम कवि थे जिसे गीत गोविंद के रूप में संस्कृत भाषा के मधुरतम गीतों की रचना कहा गया है कि जयदेव ने दिव्य रस के स्वरूप राधा कृष्ण की रमण लीला का स्तमन कर अशांत की सिद्धि की। भारत विजय के रचयिता संत महीपति ने जयदेव को श्रीमद्भागवत व्यास का अवतार मानते हैं। रस अभिव्यक्ति होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है तो वह ध्वनिकार ने। रस अभिव्यक्ति होता है, इस मत को सर्वप्रथम ध्वनिकार ने प्रस्तुत किया है। ध्वन सिद्धांत का आधार अर्थ ध्वन को माना गया है। इस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय आनंदवर्धन को है, किंतु अन्य संप्रदायों की तरह ध्वन सिद्धांत का जन्म आनंदवर्धन से पूर्व हो चुका था। स्वयं आनंदवर्धन ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का मतोल्लेख करते हुए कहा है कि काव्यास्यात्मा ध्वन रीति बुद्धैर् समामन्तात् पूर्वः
काव्यस्यामात्मः ध्वन रीति बुद्धैर समामन्नात् पूर्वः। अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ऐसे में आनंदवर्धन के पूर्वी विद्वानों का भी मत आनंदवर्धन के पूर्वी विद्वानों का भी मत है। आनंदवर्धन के पश्चात अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर ध्वनि सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है। आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त ने रस और ध्वनि का अटूट संबंध दिखाकर रस मत का ही समर्थन किया है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि माना है, जबकि अभिनवगुप्त रस ध्वनि को ध्वनित या अभिव्यंजित मानते हैं। परवर्ती आचार्य मम्मट ने ध्वनि विरोधी मुकुल भट्ट, महिम भट्ट और कुंतक आदि की युक्तियों का सतर्क खंडन कर ध्वनि सिद्धांत को प्रबलित किया है। उन्होंने व्यंजनों को काव्य के लिए अपरिहार्य माना है, इसीलिए उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक और परमाचार्य कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। ऐसा प्रेम चाहती कि जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का शाही प्रकाश चाहती थी। गोदान में उपयुक्त कथन किस पात्र के बारे में है? झुनिया के बारे में। उपयुक्त कथन गोदान के पात्र झुनिया का है। गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संतरास की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय पालने खरीदने की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति मानते हैं। इसका प्रकाशन सन 1936 में हिंदी ग्रंथकार कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। गोदान के पत्रों का विवरण इस प्रकार है। होरी राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया और गोविंद आदि गौड़ पात्र हैं। तो भोला, हीरा और शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, तक्खा चूहिया, मिस्टर खन्ना सरोज और मिर्जा खुरदेश, झिंगुरी सिंह, पंडित नोखे राम गड्ड सिंह और नोहरी पट्टेश्वरी, दुलारी, सहुआइन, मंगरू आदि। परिवर्तन कविता में परिवर्तन का विश्लेषण है निष्ठुर। परिवर्तन कविता में निष्ठुर परिवर्तन का विश्लेषण है, क्योंकि परिवर्तन कविता में प्रथम पंक्ति अरे निष्ठुर परिवर्तन, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें निष्ठुर विशेषण एवं परिवर्तन विशेष के रूप में विद्वान है। यहाँ निष्ठुर शब्द परिवर्तन की विशेषता बता रहा है। परिवर्तन कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की एक लंबी कविता है, जिसका रचनाकाल 1924। परिवर्तन कविता की छंद योजना अत्यंत चिंताकर्षक है। भावानुकूल भाषा के साथ साथ शब्दों की भी पूर्णतः भावों की गति के अनुरूप ढालने का प्रयास किया गया है। सर्वर्थ तुकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। रहस्यात्मक अनुभूति की प्रधानता भी परिवर्तन कविता में पाई जाती है। यह परिवर्तन कविता पंत की चिंतन प्रधान रचना की श्रेणी में आती है। नवरस। नवरस में शांत रस है। शांत रस नवरस है। आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा कृत रसों की 9 संख्या के समानार्थक विवेचन के पीछे रसों में शांत कल्पना एवं उसके अंत भाव के कारण का एक इतिहास है, जिसका सम्यक रूप में ऊहापोह हुए बिना रसों की संख्या विषयक जिज्ञासा को शांति नहीं मिल सकती है। अभिनव के पूर्ववर्ती आचार्यों में से रुद्रट ने अपनी कृति काव्यालंकार में भरत प्रोक्त 8 रसों के अतिरिक्त शांत एवं प्रिया नामक 2 और रसों के होने का विधान किया है। श्रृंगार, वीर, करुणा, विभत्स, भयानक, दबुध, हास्य, रौद्र, शांत, प्रिया नीति और मंतव्य रस सर्वे। अभिनवगुप्त के अनुसार शांत को रस ही अभिनवगुप्त के अनुसार शांत तो रस है ही
ही प्रियान को भी रस का स्थान प्राप्त है और इस प्रकार रसों की कुल संख्या 10 हो जाती है। रुद्रट का तर्क है कि आचार्यों ने श्रृंगार आदि को रस इसलिए कहा है कि उसमें रसनीयता अर्थात अनुभव में आने की योग्यता है। चूँकि योग्यता निर्वेद और स्नेह आदि भावों में पाई जाती है, अतः शांत एवं प्रियान के भी रस होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रसानाद्रा सत्मेषां मधुरा दीना विभोक्त मचावे निर्वादादिपवपि निर्वेदा रसानाद्रा सत्मेषां मधुर दीना विभोक्त मचाये निर्वेद दिश्वापि और तन काम मस्त तीति ए अपि रसः। रचना विधा की दृष्टि से सही युग्म क्या है? ते है व्योमकेश दरवेश जीवनी। व्योमकेश दरवेश के अनुसार वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। व्योमकेश दरवेश पुस्तक को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी कहा जा सकता है, परंतु इसका रूप संस्मरण की तरह है। इस पुस्तक में संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी एवं समीक्षा विधा का आस्वाद एक साथ लिया जा सकता है। लेखक ने प्रयास किया है कि प्रसंगों और स्थितियों को यथासंभव प्रमाणिक स्रोतों से लिया जाए। अपनी खबर पांडे विजय शर्मा उग्र द्वारा हिंदी में लिखी गई आत्मकथा विधा है। यह आत्मकथा नैतिकता के धरातल पर अपने उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृत लाल बेगड़ द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा की रचना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा का प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ है। जमाने में हम निर्मला जैन की आत्मकथा विधा है। यह साहित्यकारों, अकादमी साहित्यकारों और शिक्षा जगत के ज्वलंत मुद्दों को उजागर करती है। साथ ही साथ इसमें साहित्य गलियारे की राजनीति, लेखन और प्रकाशन की अंतर्निहित संबंधों को बारीकी से दिखाया गया है। स्मृति में रहेंगे वे शेखर जोशी की संस्मरण विधा की रचना है, जिसका रचनाकाल 2011 है। अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति कलाकार को कहा गया है। अंधेरे में कविता में कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति कलाकार को कहा गया है। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तोद की एक लंबी कविता है जो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। इस कविता में अंधेरा सामाजिक अवस्था का प्रतीक है। जब तक यह अवस्था दूर नहीं होगी तब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का शोधन नहीं हो पाएगा। कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया परस्पर चलती है। व्यक्ति अपने को भूल कर वह पाने के लिए भटकता है और मैं अपनी सुविधाजीवी वृत्ति को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों से लगाव है। यह कविता अंधेरे में 8 खंडों में विभक्त है। विरेचन कथार्सिस शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। विरेचन कथार्सिस शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है रेचक। औषध के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकार की शुद्धि या पंचकर्मों में से एक है। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा रोगों के उपचार के लिए विरेचन सर्वोत्तम चिकित्सा है। यूनानी मूल शब्द कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण विरेचन शब्द है। दोनों शब्द अपनी अपनी भाषाओं में चिकित्सा शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। प्रगतिवाद को क्षयवादी सूक्ष्मता के प्रति सूक्ष्मता का विद्रोह। प्रगतिवाद को स्थलवादी सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रगतिवाद को क्षयवादी सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नगेंद्र जी सामान्यतः गंभीर तथा चिंतन प्रधान निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध लेखन के आधार पर
उन्होंने साहित्य की प्रभुत सेवाएं की है। उनके निबंधों में विचार, गंभीर चिंतन की मौलिकता तथा शैली की रोचकता का साहस समन्वय लक्षित होता है। डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूत 1949। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं 1951, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तू का काव्यशास्त्र 1957, अनुसंधान और आलोचना 1961, रस सिद्धांत 1964, आलोचना की आस्था 1966, आस्था के चरण 1969, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्याएं और समाधान 1971। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण किसके ग्रंथ से लिए हैं? तो मिश्रबंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण मिश्रबंधु ग्रंथ से लिए हैं। विनोद मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित हिंदी का साहित्यिक तथा प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। यह साहित्यिक इतिहास मिश्रबंधु विनोद 3 लेखकों गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा श्याम बिहारी मिश्र का मिलाजुला प्रयास है। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से हिंदी नवरत्न और मिश्रबंधु ग्रंथ का विशिष्ट महत्व है। प्रथम में हिंदी के 9 कवियों तुलसी, सूरदेव बिहारी त्रिपाठी बंधु, भूषण मतराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई तथा हरिश्चंद्र को क्रमशः बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी तथा लघुत्रयी में श्रेणीबद्ध कर जीवनी के साथ उसके काम का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दूसरी रचना मिश्रबंध विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया है। इनकी समीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता श्रेणी विभाजन है, जिसके मूल से शास्त्रीय युक्तता और काव्योत्कर्ष तुलना है, जिसमें दोषों की अपेक्षा गुणों की चर्चा अधिक की गई है। इतना होने पर भी इनकी समीक्षा में मार्मिक निरूपण, संतुलन, निर्वाह, तटस्थता, विश्लेषण, तर्क, प्रौढ़ विवेचन की कमी दिखाई पड़ती है। ईदगाह कहानी में हामिद की समझदारी का आधार क्या है? ईदगाह कहानी में हामिद की समझदारी का आधार क्या है? तो अभावग्रस्त जीवन। ईदगाह कहानी में हामिद की समझदारी के आधार अभावग्रस्त जीवन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें भारतीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। लेखक दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार हामिद जैसों का वर्ग, जो अपने वास्तविक स्थिति को जानते हुए अपने सीमित साधनों से ही सही मार्ग चुनकर अपने समाज का निर्माण करता है। हामिद बहुत जागरूक व्यक्तित्व का लड़का है। वह जानता है कि उसकी दादी को चिमटे की बहुत ज़रूरत है। वह मेले में फिजूल खर्च न करके चिमटा लेना उचित समझता है। हामिद जब चिमटा लेकर घर आता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है। तब हामिद अपराधी भाव से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद छोटा बच्चा यहाँ बूढ़े हामिद के रोल में तथा बूढ़ी अमीना छोटी बालिका के रोल में नजर आती है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पूर्वोदित शैली का उपयोग है? त्यागपत्र उपन्यास पूर्वोदित शैली का उपयोग है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र उपन्यास एक अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी है। इसमें उपन्यासकार ने उन समस्याओं को उठाया है जो समाज की कई सच्चाइयों से परिचित करवाती है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1937 ईस्वी में हुआ। त्यागपत्र उपन्यास एक नारी प्रधान उपन्यास है। यह उपन्यास समस्या प्रधान नहीं वरन एक व्यक्ति प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में जैनेन्द्र जी का दार्शनिक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी दार्शनिकता में गूढ़ता होते हुए भी दुरूहता नहीं है। इस उपन्यास में साहित्य की सरसता और सहजता के दर्शन होते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता कौन है? तो मिश्रबंधु। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता मिश्रबंधु हैं। हिंदी नवरत्न में मिश्रबंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया तथा देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। तुलनात्मक साहित्य एकक साहित्यिक अध्ययन से भिन्न है। एकक साहित्य का अध्ययन जहाँ साहित्य के सीमित अध्ययन की दिशा की ओर संकेत करता है, वही तुलनात्मक साहित्य व्यापक अध्ययन की दिशा में ले जाता है। यहाँ तुलना इस बात की नहीं होती कि कौन सा साहित्यकार श्रेष्ठ है, बल्कि
तुलना इस बात की होती है कि दोनों साहित्यकारों में समानता और भिन्नता के बिंदु कौन से हैं, कहाँ भाव संवेदनाएं हैं, विचार कला एक दूसरे के साथ मिलते हैं एवं कहाँ अलग हैं। अतः सलिल कविता में निरीह और उदार को कहा गया है रेत। अंतः सलिल कविता में निरीह और उदार रेत को कहा गया है। अंतः सलिल कविता सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे द्वारा रचित कविता है। प्रयोगात्मक एवं नवीनता को लेकर की गई अनेक आलोचनाओं के उपरांत भी इस सत्य की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अज्ञे उन साहित्यिक निर्माताओं में से जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय उन्हीं को है। अज्ञे जी की प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं अरियो, करुणामय प्रभा, आंगन के पार, द्वार, बावरा अहरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर, इत्यालम, चिंता, इंद्रधनुष रौंदे हुए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पूर्वा, सुनहले सवाल, भग्नदूत आदि। कहानी विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी एवं जयदोल। उपन्यास शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप, भ्रमण वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद। नौका विहार कविता में गंगा को क्या नहीं कहा गया, स्नग्ध नहीं कहा गया है, निश्चल, तन्वंगी, दुग्ध धवल और क्लांत कहा गया है। नौका विहार कविता में गंगा को स्नग्ध नहीं कहा है। ग्रीष्मकालीन गंगा में चांदनी रात में नहाई नौका विहार करते हुए कवि के मन में जो अनुभूति हुई है वही इस कविता में लिपिबद्ध है। प्रकृति का मानवीकरण, अमूर्त का मूर्तिकरण, संगीतात्मकता, कल्पना, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि भावों के अतिरिक्त छायावाद के कला पक्ष का पूर्वोत्कर्ष इस कविता में दिखाई पड़ती है। नौका विहार कविता में गंगा की विशेषताओं को तपस्विनी बाला के रूप में प्रकट किया गया है। गंगा को पवन निश्चल होने तथा उसके तट को अत्यंत सुंदर होने का भाव प्रस्तुत किया है। कवि ने गंगा जल में पड़ने वाली परछाई के माध्यम से आकाश, तारों एवं चंद्रमा के सौंदर्य पक्ष को उभारने का प्रयास किया है। नौका विहार कविता में कवि ने शांत रस एवं यत्र तत्र श्रृंगार का वर्णन किया है। सुमित्रानंद पंत की अन्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं वर्ष वीणा 1918, ग्राम्या 1940, उच्छ्वास 1919, स्वर्णकिरण 1947, ग्रंथ 1920, युगांतर 1948, पल्लव 1926, उत्तरा 1949, गुंजन 1932, चिदम्बरा 1958, युगांत 1937, काला और बूढ़ा चाँद 1959, युगवाणी 1938, लोकायतन 1955। सूरदास का काव्य तुलसीदास के काव्य से बढ़कर है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना से। सूरदास का काव्य नवीन प्रसंगों की उद्भावना में तुलसीदास के काव्य से बढ़कर है। यद्यपि सूर और तुलसी दोनों ही प्रकृति के पुजारी हैं, परंतु सूर का प्रकृति चित्रण अधिक सरल, विस्तृत, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। तुलसी ने प्रकृति का उपदेशात्मक रूप ही ग्रहण किया है, जिसमें अनूठापन दृष्टिगोचर होता है। तुलसीदास ने राम के रूप में भगवान की कल्पना की है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृत दोनों के रूप में महत्वपूर्ण है तथा अवधी भाषा में लिखा गया है। सूरदास किण के भक्त थे। सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी संकलित उनकी रचनाएं उनकी भक्ति को व्यक्त करती है। तुलसीदास सभी गैर अवतार सभी संतों जैसे मीरा, कबीर, तुकाराम, सूरदास आदि के ऊपर सिर और कंधे हैं। भले ही मीराबाई और सूरदास भगवान के प्रिय थे। लोकप्रियता में रामचरितमानस प्रत्येक कविता महाकाव्य या अनन्य स्थानीय बोली में लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के वियोग वर्णन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इनका वियोग वर्णन मात्र वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर सही विकल्प क्या है? संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते हैं। संकुचित अंतःकरण वाले श्रद्धालु नहीं होते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के आधार पर सही विकल्प है। श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल का प्रतिनिधि निबंध है। उन्होंने हिंदी निबंध को परिपक्वता के स्तर पर पहुंचाया है। श्रद्धा भक्ति में अनेक परिपक्व निबंध शैली का दर्शन होता है। किसी मनुष्य
में जनसाधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देखकर उसके प्रति हृदय में जो स्थायी आनंद का भाव आता है उसे श्रद्धा कहते हैं। इस परिभाषा में शुक्ल जी की वह शैली भी दिखती है जिसमें वह किसी मनोभाव की सूक्ष्म और वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। शुक्ल जी के निबंध बुद्धि प्रधान हैं, किंतु बीच बीच में हृदय की भी भूमिका है, जिससे निबंधों में सरसता आती है। जब वे निजी जीवन का उदाहरण देते हैं या हास्य व्यंग करते हैं तो हृदय की भूमिका नजर आती है। शुक्ल जी के निबंध शैली की एक विशेषता यह भी है कि वे मुख्य विषय के साथ आने वाले अन्य विषयों का भी सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचन करते हैं। श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का विवेचन तथा उसके अंतर संबंधों की व्याख्या में यह विशेषता मिलती है। भाषा के स्तर पर शब्दों का मितव्ययी प्रयोग, सटीक शब्दावली, नए शब्दों का निर्माण उनके निबंधों की अद्वितीय विशेषता है। विचारों की गूढ़ गुम्फित परंपरा में वाक्यों की प्रवाहमयी संरचना शुक्ल जी के निबंध शैली की अन्यतम विशेषता है। यह सारी विशेषताएं श्रद्धा भक्ति निबंध में विद्यमान है। जैसे प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। नवीन प्रसंगों की उद्भावना की संभावना की दृष्टि से वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद है। तो प्रकरण वक्रता। नवीन प्रसंगों की उद्भावना की संभावना की दृष्टि से वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद प्रकरण वक्रता है। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्त सिद्धांत में वक्रोक्त को काव्य की आत्मा कहा है। उन्होंने वक्रोक्त के अंतर्गत सभी काव्य सिद्धांतों का समाहार करते हुए समस्त काव्यांगों, वर्ण चमत्कार, शब्द सौंदर्य, विषय वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान, प्रबंध कल्पना आदि का उचित स्थान दिया है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्त केवल वाक् चतुर तथा उक्त चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अंतः कवि कौशल। कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। वक्रोक्त सिद्धांत की प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन का श्रेय कुंतक को है, परंतु इसकी परंपरा प्राचीन है। भामा के पूर्ववर्ती कवियों बाण, सुबंध आदि में इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। यह दीप अकेला कविता में प्रतीक के रूप में जीवन प्रयुक्त नहीं है। पंक्ति, अंकुर, द्वीप और मधु प्रयुक्त है। यह दीप अकेला में प्रतीक के रूप में जीवन प्रयुक्त नहीं है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय जी एक मनोविश्लेषणवादी तथा व्यक्तिवादी कवि थे। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव मन की कुंठाओं तथा वासनाओं का वर्णन किया है। यह दीप अकेला व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। यह दीप अकेला परंतु स्नेह से भरा हुआ जिसका उसे गर्व है, अर्थात गर्व से भरा हुआ इसका यही गर्व पूर्णता और अपूर्णता को दर्शाता है। कवि कहता है कि उसे भी उसी प्रकार के अन्य दिए की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, तभी उसे सामूहिकता का बोध होगा, अर्थात उसे अपनी पूर्णता और अधूरेपन का ज्ञान होगा। व्यक्ति की दशा भी इसी दीप की तरह है। स्नेह, गर्व एवं अभिमान होते हुए भी तब तक व्यक्ति मजबूत नहीं बन पाता है जब तक व्यक्ति समाज के साथ नहीं जुड़ता है। सुवर्णम को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में प्रमुखता नहीं है। क्या नहीं है? विरह वेदना। सुवर्णम को अंग के अंतर्गत संकलित सखियों में प्रमुखता विरह वेदना नहीं है। इस कविता में कालबोध, आत्मबोधन, नाम महात्म्य तथा एवं उपदेशात्मकता संकलित है। इस कविता में हरि का नाम स्मरण से ही भक्ति है एवं वही सच्चा भजन है। भक्त के नाम पर सारी साधनाएं केवल दिखावा है तथा अपार दुख के लिए है, लेकिन संस्मरण मन से, वचन से तथा कर्म से होना चाहिए। यही नाम संस्मरण का सार तत्व है। सुवर्णम को अंग कबीर वे सखी ग्रंथ के संकलित हैं। सुवर्णम का अंग कबीर के साखी ग्रंथ में संकलित हैं। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध में किसका उल्लेख नहीं है? पौराणिक संदर्भों का। किसका उल्लेख नहीं है? तो अशोक की उदासी का इसमें उल्लेख नहीं है। किसका है? तो पौराणिक संदर्भों का, सांस्कृतिक निर्माण की प्रक्रिया का, नारियों के योगदान का, परिवर्तनशीलता का, इस सब का। अशोक के फूल निबंध में अशोक की उदासी का उल्लेख नहीं है। भारतीय परंपरा के अनुसार अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, श्वेत एवं लाल। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयोगी हैं,
जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया अशोक के फूल निबंध सांस्कृतिक परंपराओं की खोज करते हुए उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखक का मन उदास हो जाता है। द्विवेदी जी वैभवशाली युग की रंगस्थली में विचरण करने लगते हैं, जब कालिदास के काव्यों में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा और गरिमा को बिखेरता हुआ अशोक के फूल अवतरित हुआ था। कामदेव के 5 बाणों में सम्मिलित आम, अमरूद, नील कमल को उसी प्रकार से सम्मान मिल रहा है। चमेली की गरिमा कुछ कम हुई है। लेखक का मानना है एकमात्र अशोक के फूल को ही भुलाया गया है। ऐसा मोहक पुष्प क्या भुलाने योग्य है? क्या संसार में सहृदयता मिट गई है? इसी का उल्लेख इस निबंध में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या मान्यता है? भाव प्रेरित वक्रोक्त काव्य प्रक्रिया के भीतर है, ये मानता है। भाव प्रेरित वक्रोक्त काव्य प्रक्रिया के भीतर है, यह आचार्य शुक्ल की मान्यता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अधीर व्यक्ति थे। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, सांस्कृतिक, अंग्रेजी, साहित्यिक, मनोविज्ञान और इतिहास आदि विषयों का गहन अध्ययन, मनन और अनुशीलन भी किया था। शुक्ल जी हिंदी के प्रथम सुधी समीक्षक तथा आलोचक हैं। हिंदी आलोचना के वास्तविक प्रवर्तन का श्रेय शुक्ल जी को ही जाता है। रीत काल के बारे में शुक्ल जी का मानना था कि रीत काल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई है। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता की पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। शुक्ल जी भूषण के बारे में लिखते हैं कि भूषण अच्छे कवि थे। भूषण ने जिस रस को लिया उसका पूरा आवेश उसमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। भक्ति काव्य के बारे में यह कहना ठीक न होगा कि वह रहस्यवाद से रहित है। भक्ति काल के बारे में यह कहना ठीक न होगा कि वह रहस्यवाद से रहित है। आधुनिक हिंदी काव्य जगत में जितनी विभिन्न व्याख्याओं और वाद विवाद को रहस्यवाद शब्द से जन्म दिया है, उतनी विभिन्न व्याख्याओं और वाद विवाद का आधार शायद ही कोई और शब्द बना हो। एक पक्ष के विचारक रहस्यवाद के अस्तित्व में विश्वास रखने के साथ साथ उसे काव्य जगत की श्रेष्ठतम संपत्ति मानते हैं, वहीं दूसरे पक्ष के विचारात्मक रहस्यवाद के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं तथा रहस्यवाद के रचनाओं को अनुभूति जन्य नहीं बल्कि ढोंग जनित और कृत्रिम मानते हैं। हिंदी साहित्य पर यदि ध्यान दिया जाए तो रहस्यवाद सर्वप्रथम मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। संत या निर्गुण काव्यधारा में कबीर के यहाँ तथा प्रेममार्गी या सूफी काव्यधारा में जायसी ने रहस्यवाद का प्रयोग किया है। दोनों का उद्देश्य परमसत्ता से जुड़ना है तथा उसमें लीन होना चाहते हैं। कबीर योग के माध्यम से तथा जायसी प्रेम के माध्यम से। कबीर का रहस्यवाद अंतर्मुखी व साधनात्मक रहस्यवाद है, जबकि जायसी का बहिर्मुखी व भावनात्मक रहस्यवाद है। गुरुदेव को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग किन दो अर्थों में किया है तो ज्ञान और माया। गुरुदेव को अंग के अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने दीपक शब्द का प्रयोग ज्ञान और माया के अर्थों में प्रयोग किया है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महामंडित व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक महान संत, एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। कबीरदास जी ने अपने सकारात्मक विचारों से करीब 800 दोहे के माध्यम से जीवन के कई पक्षों पर अपने अनुभवों का जीवंत वर्णन किया है। कबीरदास जी ने सभी धर्मों, पंथों एवं वर्गों में प्रचलित कुरीतियों पर मर्मस्पर्शी प्रहार किया है तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप को भी उजागर किया है। कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से वो ज्ञान दिया है जिस पर मनुष्य अमल करे तो जीवन बदल सकता है। 1873 में सुलभ समाचार पत्र में समस्त भारत में एक भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी का प्रस्ताव किसने रखा था तो केशव चंद्र सेन ने। किसने रखा था? केशव चंद्र सेन ने। व्याख्या 1873 में सुलभ समाचार पत्र के समस्त भारत में एक भाषा के प्रयोग के लिए हिंदी का प्रभाव केशव चंद्र सेन ने रखा था।
सुलभ समाचार सुलभ समाचार कोलकाता से प्रकाशित बंगला साप्ताहिक पत्र था, जो कि 19वीं शताब्दी में बंगाल की पत्रकारिता का अग्रदूत था। इसका प्रकाशन कोलकाता से 16 नवंबर 1970 में केशव चंद्र सेन ने शुरू किया था। केशव चंद्र सेन को बाल्यावस्था से ही उच्च आध्यात्मिक जीवन के प्रति निष्ठा थी। महर्षि ने उन्हें ब्रह्मानंद की संज्ञा दी तथा उन्हें ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया। केशव चंद्र सेन के आकर्षक व्यक्ति को ब्रह्म समाज आंदोलन की स्फूर्ति प्रदान की है। केशव चंद्र सेन द्वारा संस्कृत के मंत्रों, यज्ञोपवीत आदि हिंदू धर्म की विशेषताओं का खंडन किया गया था। सभाओं में अन्य धर्मों का पाठ करने के लिए प्रेरित किए जाने से इन्हें सन 1965 में आचार्य के पद से हटा दिया गया। तत्पश्चात केशव चंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूति योग्य के अभ्यास से मनोविकारों का परिष्कार होता है। कविता क्या है? निबंध के अनुसार अनुभूत योग्य के अभ्यास से मनोविकारों का परिष्कार होता है। कविता क्या है? निबंध का तात्पर्य कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता व्यक्ति के मनोभावों को उच्छ्वासित करके जीवन में नया रंग डाल देती है तथा व्यक्ति शिष्ट के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगता है। कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी विषय की गंभीरता के साथ साथ भाषा की गंभीरता का भी ध्यान देते हैं। उनकी भाषा अत्यधिक शक्तिशाली और सुगठित है, जिससे परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। विशेष रूप किसी कवि या लेखक के कार्यों का मूल्यांकन करते समय उनकी विवेचना वैज्ञानिकता का रूप ग्रहण कर लेती है। वांगंगे सत्तोत एतान काव्यार्थान भावंतीत भावः। भरत मुनि की इस उक्ति में व्युत्पत्ति कानि है तो है भाव। वांग अंग सत्तोत एतान काव्यार्थान भावंतीत भावः। भरत मुनि की इस उक्ति में व्युत्पत्ति कानि भाव का है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि बहुत ही प्रभावशाली थे तथा नाट्यशास्त्र में गहन जानकार एवं विद्वान थे। उन्हें 400 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी सन के बीच माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र, भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। आचार्य भरतमुनि रस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का भी विवेचन किया है। भरतमुनि रस को नाटक का प्राण मानते हैं। परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किस रूपक का प्रयोग किया गया है? वासुकी का। परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए वासुकी रूपक का प्रयोग किया गया है। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता है, जिसकी रचना उन्होंने 1924 में की थी। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। यह कविता रोला छंद में रचित है। परिवर्तन को कवि ने शाश्वत सत्य माना है, जिसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। परिवर्तन कविता में भिन्न भिन्न रसों के चित्रण हैं। कहीं श्रृंगार रस का अरुण रंग है तो कहीं विभत्स रस का नीला रंग, कहीं अरुण रंग है तो कहीं श्रृंगार रस का अरुण रंग है तो कहीं विभत्स रस का नीला रंग है। पंत जी अपने सारे रचना काल में प्रकृति का इतना विध्वंस, कठोर और निर्मम चित्र इस कविता परिवर्तन में खींचा है। परिवर्तन को ही कवि प्रजा का स्वरूप कहा है तथा उसी के रूप को अनूप लवण बताकर सुंदर कहता है। उसी को लोक सेवा के क्षेत्र का अविकार शिव बताता है। इस प्रकार कवि परिवर्तन में ही सत्यम शिवम सुंदरम का आरोपण करता है। यही परिवर्तन कविता का भाव है। ब्रह्म राक्षस कविता की पंक्ति है, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी ब्रह्म राक्षस कविता की पंक्ति है। गजन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित ब्रह्म राक्षस कविता फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मुक्तिबोध की कविताओं की
विशेषता रही है। ब्रह्मराक्षस कविता की रचना सन 1957 में हुई थी तथा इसका प्रकाशन सन 1964 में हुआ। यह कविता ब्रह्मराक्षस चांद का मुख टेढ़ा में संकलित है। प्रकाशन के बाद भी 5 वर्ष तक मुक्तबोध इस कविता में संशोधन करते हैं। ब्रह्मराक्षस का अर्थ होता है मृत्यु के बाद प्रेत यौन को धारण करने वाला ब्राह्मण। इस कविता में जो राक्षस है वह अपने पूर्व मानव यौन में प्रकांड महत्वाकांक्षी विद्वान था, किंतु उसकी आत्मचेतना की यथार्थ महत्व नहीं मिला। आत्मचेतना को विश्व चेतना बनाने की अभिलाषा में वह अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में दर दर भटकता रहा, पर उसे योग्य गुरु नहीं मिला, जिससे अतृप्त आत्म ब्रह्म राक्षस बन गया है। कविता के 32 पंक्तियों में एक परित्यक्त बावड़ी और उसके परिवेश का चित्र है। बावड़ी शहर से बाहर किसी खंडहर का हिस्सा है, जिसके ठहरे हुए पानी के अंदर तक सीढ़ियाँ हैं, जिनकी कितनी सीढ़ियाँ हैं यह पता नहीं है। यह वर्णन एलियट के स्ट्रीट द फॉलो लाइक ए रीडियस आर्गूमेंट की याद दिलाने वाली शैली में है। आल्हा खंड किस काव्य ग्रंथ का अंश माना जाता है? तो परमार रासो। आल्हा खंड परमार रासो ग्रंथ का अंश माना जाता है। आल्हा खंड लोक कवि जगनिक द्वारा लिखित वीर रस प्रधान काव्य है, जिसे परमार रासो का एक खंड माना जाता है। आल्हा खंड में आल्हा उदल नामक 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। पृथ्वीराज रासो के सभी गुण दोष आल्हा खंड में भी विद्वान हैं। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक का विकास दरबारी वातावरण में शिक्षित वर्ग के बीच हुआ है तथा दूसरे का अशिक्षित ग्रामीण जनता के बीच। कुकुरुत्ता कविता में कुकुरुत्ता स्वयं को क्या नहीं करता है तो है साधारणों से न्यारा। कुकुरुत्ता कविता में कुकुरुत्ता स्वयं को साधारणों से न्यारा नहीं कहता है। कुकुरुत्ता कविता निराला जी के सामाजिक चेतना प्रगतिवाद प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। निराला जी ने अपने इस कविता में व्यंग का निशाना किसी एक व्यक्ति या वर्ग को नहीं बनाया है, बल्कि कभी वे पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं तो वो कभी थोथे समाजवादियों पर जो व्यर्थ की बकवास करते हैं। कुकुरुत्ता स्वतंत्रता से पूर्व सन 1941 में लिखी निराला की बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है, जिसका मूल स्वर गद्यवादी है। कुकुरुत्ता निराला जी की लंबी कविता है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है। यह कविता 2 खंडों में है। प्रथम खंड में कुकुरुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है तथा द्वितीय खंड में नवाब की बेटी बहार को अपनी हमजोली गोली की माँ के द्वारा बनाया गया कुकुरुत्ता का कबाब बहुत पसंद आता है। रामविलास शर्मा ने निराला की किस कविता को सबसे ओजपूर्ण रचना माना है? तो राम की शक्ति पूजा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की राम की शक्ति पूजा को सबसे ओजपूर्ण रचना माना है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम और रावण का युद्ध नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा काव्य है। निराला जी ने इनका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण किया था। प्रयागराज इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में इस कविता का प्रकाशन 26 अक्टूबर 1936 में हुआ। इस कविता का मूल निराला जी के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। राम की शक्ति पूजा कविता का कथानक प्राचीन काल में सर्वविख्यात राम कथा के अंश से है। राम की शक्ति पूजा कविता एक कथात्मक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बाद भी इसकी रचना अपेक्षाकृत सरल है। सूर के भ्रमर गीत की गोपिका स्वयं को क्या कहती हैं? तो बिरहनी और अबला। सूर के भ्रमर गीत की गोपिका स्वयं को बिरहनी और अबला कहती हैं। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया है। भ्रमर गीत में ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सरोपर बताया गया है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत का प्रसंग श्रीमद्भागवत से लिया है। हिंदी में सर्वप्रथम सूरदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की। इसी कारण भ्रमर गीत की लोकप्रियता भी अधिक हुई है। सूरदास के समय में ज्ञान और भक्ति की श्रेष्ठता को लेकर विवाद था। यही कारण है कि सूरदास जी ने भ्रमर गीत में निर्गुण के तर्क और भाव का खंडन करते हुए सगुण का मंडन किया है। सूर का भ्रमर गीत वैदग्ध्यता, वचनवक्रता और उपलम्भ का काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
भ्रमर गीत को सूरसागर का सार कहा है। भ्रमर गीत सूरसागर के अंदर का एक रत्न है। भ्रमर गीत काव्य को दो तरह से समीक्षित किया जा सकता है, अनुभूत पक्ष तथा अभिव्यक्त पक्ष है। अनुभूत पक्ष का संबंध वर्णित विषय से है, क्या कहा गया है तथा उसका उत्तर देना अनुभूत पक्ष है। अभिव्यक्त पक्ष का संबंध कैसे कहा गया है, अर्थात इस अनुभूत की अभिव्यक्ति कितने कलात्मक तरीके से की गई है, इसका विवेचन अभिव्यक्त पक्ष है। समीक्षा के बिंदु वर्ण विषय मर्म स्पर्शी स्थल कल्पना सौंदर्य प्राकृतिक सुषमा रसाभिव्यक्ति भाषा और काव्यरूप अलंकार योजना बिंब योजना लक्षण शक्ति आदि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूरसागर को हम बेखटके क्या कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूरसागर को हम बेखटके क्या कह सकते हैं, तो रस सागर कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सूरसागर को हम बेखटके रस सागर कह सकते हैं। सूरसागर ब्रजभाषा के कवि सूरसागर ब्रजभाषा के महाकाव्य सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों एवं पदों का सुंदर संकलन है, जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। सूरसागर में भक्त की प्रधानता है। इसके दो प्रसंग कृष्ण की बाल लीला तथा भ्रमर गीत सार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरसागर में लगभग 1,00,000 पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करण में लगभग 5,000 पद मिलते हैं। इसमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथद्वार मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। भागवत पुराण की तरह सूरसागर का विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। कांगड़ी बजारे की कविता में किसको शब्दों के जादू के समतुल्य कहा गया है, तो है समर्पण को। कांगड़ी बजारे की कविता में समर्पण के शब्दों के जादू के समतुल्य कहा गया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। कांगड़ी बजारे कविता अज्ञेय द्वारा रचित काव्य संग्रह हरि घासबा क्षण भर से ली गई है। इस कविता में कवि ने नवीन सौंदर्यबोध के साथ प्रकृति की महिमा को प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने बाजरे की कली वाली सुंदरता का चित्रण किया है। बाजरे की कली सुंदरता कवि ने पुराने काव्य प्रतीकों के साथ नहीं, बल्कि उसी बाजरे की कली के साथ साथ उसी कली के चारों तरफ बिछली हरी घास के सौंदर्य का वर्णन किया है। हरे घास पर क्षण भर कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो जनवादी युग का। हरे घास पर क्षण भर कविता में जनवादी युग पर व्यंग्य किया गया है। हरे घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की एक प्रमुख कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह में हरे घास पर क्षण भर एक कविता है। यह कविता इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 को रची गई थी। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि थे, अतः उनकी कविताओं में प्रयोग होना स्वाभाविक है। यह अज्ञेय की नई चेतना का प्रतीक तथा प्रकृति बोध कविता है। हरी घास पर क्षण भर कविता में हरी घास की निजता का प्रतीक है। यहाँ कवि ने वर्तमान के महत्व को आंका है, जिसका शहरी व्यस्त जीवन में प्रायः मनुष्य को अनुभव नहीं होता। कविता में शहरी यांत्रिकता पर जो व्यंग्य किया गया है, वह कविता को प्रकृति चित्रण बनाने से बचाता है तथा इस कविता को हरी घास पर क्षण भर चिंतनशीलता का स्वरूप प्रदान करता है। कांगड़ी बजारे की कविता में किसे शरद के भोर की निहार से नहाई कहा गया है, तो कुई को। कांगड़ी बजारे कविता में कुई को शरद के भोर की निहार से नहाई कहा गया है। कुई एक प्रकार का जलीय पौधा है जिसमें कमल की तरह सफ़ेद किंतु छोटे पुष्प फूल उगते हैं। कांगड़ी बजारे की कविता अज्ञेय जी की प्रसिद्ध कविताओं में से है। यह कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता का प्रकाशन सन 1949 में हुआ था। कविता के माध्यम से कवि अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदनी या चंपे की कली जैसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास तथा बाजरे की बलि से किया है। कवि के अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेम के सुंदरता के निकट है। माइकल द माउंटेन को किस विधा का प्रवर्तक माना जाता है, तो है निबंध। माइकल द माउंटेन को निबंध विधा का प्रवर्तक माना जाता है। निबंध शब्द नि
प्रबंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होती है तथा अच्छी भाषा को निबंध की शक्ति माना जाता है। भाषा के सही प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता, आवश्यकता, संगत तथा संबद्धता के साथ किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पंडितपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। नई कहानी की त्रयी के रूप में ख्यात है तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। नई कहानी के त्रयी के रूप में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव प्रसिद्ध या मशहूर हैं। हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1955-56 से मानी जाती है। नई कहानी के प्रवर्तकों में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि का नाम आता है। नई कहानी हिंदी साहित्य के कहानी लेखन की एक परिपक्व अवस्था है जो पूर्ववर्ती कहानियों से अनेक स्तरों से भिन्न है। इस दौर में लिखी गई कहानियाँ कल्पना प्रधान या आदर्शवादी न होकर वास्तविक जीवन को प्रस्तुत करती है। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर आधारित फोकस किया गया है। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती थी, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। नई कहानी पर सार्थ के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखता है। नई कहानी में नैतिकता को लेकर नया आयाम देखने को मिलता है, जिसके अनुसार नैतिकता का पैमाना किसी व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए उसके कर्तव्य होना चाहिए, न कि उसका मौन आचरण। नई कहानी में शहरी मध्य वर्ग को कहानी के केंद्र में स्थापित किया गया है। नई कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता कृष्ण सोबती द्वारा लिखी गई बोल्ड कहानियाँ भी हैं। द सीक्रेट सेक्स की कहानियाँ सिमोन द बोउर ने जो काम पश्चिमी साहित्य में किया था वही काम हिंदी साहित्य में कृष्ण सोबती ने किया है। निम्न में से कौन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? तो क्रांतिकारी कवि निराला रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। जबकि नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज, परंपरा और मूल्यांकन, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। क्रांति कवि निराला नामक पुस्तक रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित एक जीवनी है जिसके लिए उन्हें सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस जीवनी प्रकाशन सन 1969 में हुआ था। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में लिखी गई है। क्रांतिकारी कवि निराला नामक पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। अपनी काव्य रचना के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित हैं। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है? तो शिवदान सिंह चौहान। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। ये चौहान जी का अधिकांश लेखन मानवद्रोही प्रवृत्तियों के विरोध में लिखा गया है। समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और उनकी सहायक शक्तियों के खिलाफ उन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। उनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं तो प्रगतवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना की मन, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। अशोक के फूल में अशोक का फूल किसका प्रतीक है? तो आर्य और आर्येंद्र उपादानों के मिश्रण का। अशोक के फूल निबंध में अशोक का फूल आर्य और आर्येतर उपादानों के मिश्रण का प्रतीक है। अशोक के फूल निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक
चिंतन की परिणति है। कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 पुष्पों को अपने त्रिउढ़ में स्थान देने योग्य समझा है, जिसमें अशोक का फूल भी है। मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही 7 मनोहर पुष्प अशोक का साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। अशोक का फूल महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता है, राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो वह निश्चित रूप से आर्येतर सभ्यता की देन है। कहना आसान है, करके दिखाओ। इस कथन आया कहना शब्द है तो क्रियार्थक संज्ञा। प्रश्नगत उक्त में क्रियार्थक संज्ञा है। कोई क्रिया साधारण रूप से नहीं होती है। विधि और काल के रूप को छोड़कर इसका प्रयोग संज्ञा के समान होता है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की क्रियार्थक संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ टहलना भाववाचक संज्ञा है। गोदावरी गोदान का पात्र होरी सचेत किसान नहीं है, वह है भ्रातृ प्रेमी है, मर्यादा से बंधा है, साहसी और संघर्षशील है। गोदान का पात्र होरी सचेत किसान नहीं है। होरी कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित गोदान प्रेमचंद की एक प्रौढ़ रचना है। होरी कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित गोदान प्रेमचंद की एक प्रौढ़ रचना है। इस उपन्यास का नायक होरी है, जिसका संपूर्ण कृषक जीवन के समस्त गुण दोषों को सम्माहित किए भारतीय कृषक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। होरी का सारा जीवन आर्थिक अभावग्रस्तता तथा शोषण की करुण गाथा है। वह जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करता रहा है, किंतु मरते समय उसके पास 20 आने पैसे थे, वो भी गोदान के रूप में दाता दीन ने ले लिया। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया। इस उपन्यास में भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। उपन्यास गोदान में प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद समाजवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में छायावाद शब्द को किन 2 अर्थों में समझना चाहिए? रहस्यवाद और काव्य शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में छायावाद को रहस्यवाद और काव्य शैली 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद में भाव स्पष्ट रूप से न होकर रहस्य युक्त होते थे तथा उनके वर्णन में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद संबंध ईसाइयों के फैंटामासा छायाभास से जोड़कर तथा झरना 1918 को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कारक मानते हैं। छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है। इस काव्यधारा में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा पंत तथा महादेवी वर्मा 4 प्रमुख कवि शामिल हैं। काव्य चर्चा के स्वतंत्र युग के उपलब्ध ग्रंथकारों में से आरंभकालीन ग्रंथ है तो भामा और दंडी ग्रंथकार हैं। काव्य चर्चा के स्वतंत्र युग के उपलब्ध ग्रंथकारों में आरंभकालीन ग्रंथकार हैं तो भामा और दंडी। काव्य चर्चा के स्वतंत्र युग के उपलब्ध ग्रंथकारों में से आरंभकालीन ग्रंथकार भामा और दंडी हैं। कालक्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। भामा 6वीं सदी पूर्वार्ध, दंडी 7वीं सदी और वामन 8वीं सदी, उद्भट 8वीं सदी का उत्तरार्ध। भामा कृत काव्यालंकार और भारतोत्तर युग का प्रथम मान्य ग्रंथ है। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में अपना परिचय इस प्रकार दिया है। प्रणम्य सर्वज्ञ मनोवाक्यमभि काव्यालंकार इत्येति यथा बुद्धि विधास्यते। अवलोक्य मातानि सत्कवीनाभ वाङ्गम्य स्वाध्यायः च काव्यलक्ष्यं सुजानं वाग्माये भामहेन ग्रंथितः और रक्ल गोमीशुनुनेदम्।
दंडी अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। आचार्य दंडी ने अलंकारों की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए लिखा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यति ते चाद्यपि विकल्प्यन्ते कांतास्न और कास्त्रस्नेय वक्षस्ति। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते ते चाद्यपि विकल्प्यन्ते कास्तान और कात्रस्नेय वक्षति। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज दो तीन जगह है। कामायनी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का है ना। कामायनी के बारे में उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। कामायनी के संबंध में विद्वानों का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कामायनी में प्रसाद के नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिकता और वृत्तियों का योग तथा संघर्ष बड़ी प्रगल्भ एवं स्मरणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। कामायनी में कोई अंतर योजना एवं समन्वित प्रभाव नहीं है। कामायनी मानवता का रसात्मक काव्य है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी और अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपने सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। मुक्तबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। गोदान के इस कथन में किस पर व्यंग है? तो है खन्ना पर। उपयुक्त कथन गोदान में खन्ना जी पर किया गया व्यंग है। गोदान उपन्यास में मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर हैं। सन 1936 में प्रकाशित गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा औपन्यासिक शासन के अंतर्गत सामाजिक कुरूपता, शोषण, अत्याचार से उत्पन्न भारतीय किशोर जीवन के संघर्ष की कथा है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधा युग में यह कथन किसका है? तो युयुत्सु का। उपरोक्त कथन अंधा युग नाटक के पात्र युयुत्सु का है। अंधा युग नाटक युयुत्सु इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार बुरे घर में भी अच्छा बालक जन्म लेता है और सबसे अलग होकर सत्य का साथ देता है, परंतु वह अच्छा करके भी बुरा फल प्राप्त करता है, जिससे मन ग्लानि से भर उठता है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाटक का प्रकाशन 1900। अंधा युग नाटक युयुत्सु इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार बुरे घर में भी अच्छा बालक जन्म लेता है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधा युग में यह कथन किसका है? युयुत्सु का। उपयुक्त कथन अंधा युग का नाटक के पात्र युयुत्सु का है। अंधा युग नाटक युयुत्सु इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार बुरे घर में भी अच्छा बालक जन्म लेता है और सबसे अलग होकर सत्य का साथ देता है, परंतु वह अच्छा करके भी बुरा फल प्राप्त करता है, जिससे मन ग्लानि से भर उठता है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक का कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद समस्याओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। सपरिवार शब्द है क्रिया विशेषण। सपरिवार शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण वह शब्द है जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के
कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अंधा युग में किस घटना से कलयुग का आरंभ माना जाता है? कृष्ण की मृत्यु। अंधा युग में कृष्ण की मृत्यु से कलयुग का आरंभ माना जाता है। अंधा युग नाटक में कृष्ण मानव मूल्यों व दिव्य चेतना के प्रतीक हैं। मानव मूल्य के प्रतिष्ठा द्वारा ही मानव भविष्य सुरक्षित रख सकता है, जिसकी सुरक्षा श्री कृष्ण करते दिखाई देते हैं। अंधा युग के प्रायः सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं तथा प्रभु, मरण, अश्वत्थामा एवं दुर्योधन, पार्श्विक चरित्र, यूष, अंधत्व सभी घटनाएं अपना प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। कृष्ण और व्यास को मानव भविष्य के प्रति चिंता आज भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2 राष्ट्रों का संघर्ष पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार अंधा युग एक प्रतीकात्मक काव्य है। राम की शक्ति पूजा के राम का अंतर्द्वंद किन कवियों की याद दिलाता है? तो है वाल्मीकि और भवभूत। राम की शक्ति पूजा राम का अंतर्द्वंद वाल्मीकि और भवभूत का याद दिलाता है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महानतम रचनाओं में से है। यह एक लघु पौराणिक आख्यान काव्य है जिसकी रचना 1936 में हुई थी। इस कविता में आधुनिक युग का प्रतिबिंब है। वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास आदि कवियों ने राम रावण के युद्ध को लेकर काव्य रचना की है, किंतु राम की शक्ति पूजा काव्य के 3 आधारभूत ग्रंथ हैं: देव भागवत, शिव महिम्न तथा कृत्तिवास रामायण आदि। नौका विहार कविता में नौका के लिए प्रयुक्त उपमान है तो है हंसिनी। नौका विहार कविता में नौका नौका के लिए प्रयुक्त उपमान है हंसिनी। नौका विहार कविता में कवि कहता है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट में खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी हैं। गंगा का जल शांत एवं निश्चल है, जो दर्पण के समान शोभायमान है। नौका विहार प्रकृति के सुकुमार कवि तथा चतुर चितेरे सुमित्रा नंदन पंत की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में है। इस कविता की रचना 1932 ईस्वी में हुई थी, जब पंत जी कुछ समय के लिए काकर के राजमहल में अतिथि बनकर रह रहे थे। नौका विहार कविता के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि रचना के प्रारंभ में पंत का कवि रूप सचेत और सक्रिय रहा तथा दार्शनिक एवं चिंतन का रूप सुषुप्तावस्था में रहा है। कवि के द्वीप कविता में बहना है, रेत होना है। नदी की द्वीप कविता में बहना रेत होना है। नदी के द्वीप कविता में द्वीप स्वयं को नदी का हिस्सा तो मानते हैं, परंतु वे बहते नहीं। यदि वे धारा के साथ बह जाएं तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बहना या बह जाना रेत होना है, क्योंकि नदी की धारा के साथ मिलकर द्वीप का अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। यदि धारा द्वीप को अपने साथ बहा कर ले जाएगी तो द्वीप का रूप स्वयं नष्ट हो जाएगा। नदी के द्वीप कविता प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा तारसप्तक के संपादक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय जी की रचना है। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से लिया गया है। रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरी गंज को क्या माना है? तो पिछड़े गांवों का प्रतीक। रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को पिछड़े गांवों का प्रतीक माना है। मैला आंचल उपन्यास फरिश्ता रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है, जो कि हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास माना जाता है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े गांव मेरीगंज को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु जी ने वहां के जीवन का, जिसमें वह स्वयं घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, का अत्यंत जीवंत मुखर चित्रण किया है। मैला आंचल का नायक एक युवा डॉक्टर प्रशांत बनर्जी हैं, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने
कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है तथा ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, कमली विश्वनाथ और कालीचरण बावनदास, लक्ष्मी तथा ज्योतिकी है। किस विधा के लिए व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य नहीं है? जीवनी विधा के लिए व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य नहीं है। जीवनी शब्द जीवन से बना है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त का वर्णन होता है। जीवनी चरित्र में एक ओर जीवन की स्थूल बाह्य घटनाएं तथा रोचक विस्मयकारी होते हैं, दूसरी ओर किसी व्यक्ति के चरित्र की विशेषताएं हैं जो पाठक के लिए प्रेरणादायी बन सकती हैं। जीवनी में जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक सामाजिक विकास का चित्रण किया गया है। जीवनी एक गद्य विधा है जो कल्पित न होकर पूर्णतः सत्य कथानक पर आधारित होता है। जीवनी का नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जिसके साथ लेखक का निजी संपर्क होता है। व्यक्ति के जीवन की घटनाएं ऐतिहासिक क्रम में ही प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी में नायक की छोटी छोटी घटना का वर्णन किया जाता है। जीवनी में प्रथम जीवनी भक्तमाल 1985 नाभादास द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्व साहित्य इतिहास लेखन के प्रयास में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्व साहित्य इतिहास लेखन के प्रयास में लिखे गए ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिवप्रसाद सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसके बाद सन 1889 में सर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। सन 1913 में विश्वबंधुओं ने श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद निकाला, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का समावेश किया गया। इसका प्रकाशन 3 भागों में हुआ। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली है, अवसरवादी। तमस उपन्यास का पात्र मुराद अली अवसरवादी है। तमस उपन्यास भीम साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1973 में हुआ। तमस उपन्यास को सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तमस उपन्यास की कथा परिधि अप्रैल 1947 के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिखा गया है। इस उपन्यास में कुछ 5 निबंधों की कहानी को लेकर बुना गया उपन्यास है। संपूर्ण कथावस्तु 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में कुल 13 प्रकरण हैं तथा दूसरा खंड गाँव पर केंद्रित है। तमस उपन्यास का रचनात्मक संगठन कलात्मक साधन की दृष्टि में प्रशंसनीय है। उपन्यास में प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व बहुत ही प्रभावकारी हैं। उपन्यास की भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी का मिश्रित रूप है। साथ ही कथा के अनुरूप वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग सर्जक के शिल्प कौशल को उजागर करता है।